आगरा में होटल में घुसकर दबंगों ने की मारपीट, स्टाफ के बाहर निकालकर होटल पर ताला लगाने की कोशिश, पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हुए। बलिया में गोली मारते हुए सुसाइड का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सूदखोर से परेशान होकर उठाए कदम, जांच में जुटी पुलिस। माल गोदाम रोड स्थित बलिया आर्म्स कॉर्पोरेशन की दुकान की घटना। रुड़की में किसानों का विद्युत विभाग के डीजीएम दफ्तर पर धरना प्रदर्शन, किसानों ने लगाया आरोप, कहा विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम की छापेमारी से किसान हो चुके हैं परेशान। बुलंदशहर में 37 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त, बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंकुर लाठर के आदेश पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अल्मोड़ा में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी बजट पर बोले, कहा युवाओं को इस बजट से निराशा है, सरकार का चुनावी बजट आम जनता के लिए खरा नहीं होगा। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी में प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में मिलेंगी पुस्तकें। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन देगी। निर्मला सीतारमण ने बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़ का ऐलान किया, किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल की घोषणा। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना का किया ऐलान, इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। बजट में निर्मला सीतारमण के सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी घोषणा की, उनके लिए सेविंग स्कीम में अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है। देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट को बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में बनेंगे 100 लैब। युवाओं के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। विदेशों में नौकरी सपने देखने वालों के लिए नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम बनेगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट, पीएम आवास योजना के लिए 66% आवंटन बढ़ेगा। पुरानी प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए और स्क्रैप के लिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों से छुटकारा पाने के लिए फंड एलोकेट किया गया है। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों की राजधानी में एंट्री मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा। फाइनेंशियल मार्केट में लोगों को भागीदारी के लिए ऐसा किया जाएगा। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने की योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 होगी लॉन्च। प्रति व्यक्ति आय 1.7% दोगुनी हो गई है। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा। मौजूदा GDP 7% दर से बढ़ी, अर्थव्यवस्था और औपचारिक हो गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, दुनिया के भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में सरकार की 7 प्राथमिकताओं को गिनवाया, जिसमें समावेशी विकास, पंचायतों को वरीयता, बुनियादी ढांचे का निवेश शामिल है। इसके अलावा क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र की प्राथमिकता है। बजट से पहले अर्थव्यवस्था के लिए आई खुशखबरी, जनवरी में GST से सरकारी खजाने में करीब 1,56,000 करोड़ आए। बजट के प्रचार के लिए भाजपा ने बनाई सीमित समिति। 12 फरवरी तक देश के 50 प्रमुख शहरों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी बजट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 फरवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री 7 फरवरी को लोकसभा में और 8 फरवरी को राज्यसभा में देंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा के बाद आम बजट पर चर्चा शुरू होगी। वित्त मंत्री आम बजट पर बहस का जवाब लोकसभा में 10 फरवरी को दे सकती है। बजट पर पीएम मोदी ने दिया बयान, बोले गांव और गरीबों का है ये बजट। पीएम ने कहा ये बजट गरीबों की जिंदगी में नया आयाम जोड़ेगी। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी को विस्तार देने वाला बजट है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष JP नड्डा ने बजट को बताया लोक कल्याणकारी बजट, कहा यह बजट समावेशी बजट है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के बजट की तारीफ की, कहा देश की जनता के साथ विश्व की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बजट को बताया जन कल्याणकारी, कहा रोजगार की दृष्टि से युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैनपुरी सभा सांसद डिंपल यादव ने बजट को बताया चुनावी, किसानों और युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा सर्वोत्तम, सर्वहितकारी और सभी के हित का बजट है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा केंद्र सरकार ने अद्भुत बजट पेश किया, प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र के बजट को बताया निराशाजनक, कहा इस बार के बजट में सिर्फ लोग लुभावन वादे के अलावा कुछ नहीं। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा बजट में इसकी टोपी उसके से ट्रांसफर की गई। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बजट को घोर निराशाजनक बताया। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार से बजट को लेकर उम्मीदें थी। हरिद्वार में बजट पर बोले पूर्व CM हरीश रावत, कहा बजट युवाओं को निराश कर देने वाला, सरकार युवाओं के साथ कर रही है धोखा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा महिला समाज और शूद्र वर्ण के समान की बात क्या की, मानो पहाड़ टूट गया।
नैनीताल में युवाओं ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन कर जताया विरोध। प्रदर्शन में हिंदू परिषद और जय श्री राम सेवा दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हिंदू महासभा ने 21 सुंदरकांड कराए जाने की घोषणा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संभाली कमान। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर की अभद्र टिप्पणी। मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की राक्षसों से तुलना की। आगरा में विकास प्राधिकरण हुआ बकायेदारों पर गंभीर। लगातार संपत्ति बकायेदारों को भेजे जा रहे नोटिस। अब तक प्राधिकरण ने 3000 से ज्यादा बकायेदारों को भेजे नोटिस। बाराबंकी में जहरीले गैस फैलने से आधा दर्जन से अधिक स्कूली छात्र बेहोश। सांस लेने में आई दिक्कतें। गैस की चपेट में आज शिक्षक और शिक्षिकाएं भी घटना के शिकार। फतेहपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में किसान नेता की हुई मौत। कानपुर नगर निगम की टीम को विरोध का करना पड़ा सामना। गुलियाना सब्जी मंडी में विरोध करते हुए नगर निगम की टीम को बनाए बंधक। फिरोजाबाद में शातिर चोरों ने गुजरात में जाकर की 40 लाख की चोरी। पुलिस ने खुलासा किया। बलिया में पुलिस मुठभेड़ में स्कॉर्पियो चोर के पैर में लगी गोली। घायल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। बदमाशों ने ठेकेदार के मकान को बनाया निशाना। अमेठी में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बिना घरों को खाली करवाए व्यापारियों की दुकानों और आवासों पर चल रहा बुलडोजर। कौशाम्बी में पुलिस टीम पर भाजपा नेता के 2 बेटों ने बोला हमला। फल विक्रेता से पैसों के लेन देन के विवाद पर पहुंची थी पुलिस। अमरोहा में कारतूस तस्करी के आरोपी और उसके पिता की संपत्ति कुर्क। हसनपुर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता की दुकान, मकान, बाइक सहित 45 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। मथुरा के थाना जमुना पार पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़। हत्या के आरोप में फरार चल रहा बदमाश। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस ने हथियार और बिना नंबर की स्कूटी बरामद की। बीती 29 जनवरी को बदमाशों ने युवक को गोली मारकर उतारा था मौत की घाट। इटावा में पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन गैंग का खुलासा। गैंग के सरगना सहित 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। लूटी गई 2 कार और 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अवैध तमंचा कारतूस बरामद। एटा में पत्नी पर पति को जिंदा जलाने का आरोप। 7 दिन पहले हुई थी दोनों की शादी। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। अल्मोड़ा में मंत्री गणेश जोशी के गांधी परिवार पर दिए गए बयान का विरोध। कांग्रेस ने विरोध में फूका पुतला, नारेबाजी कर दर्ज कराया विरोध। रानीखेत में पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास। बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय, धागा और कपड़ा बनाने का दिया जा रहा प्रशिक्षण। हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने शटर तोड़कर 7 दुकानों को बनाया निशाना। कटीमा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों में से 1 की मौत। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस में उबाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में फूका मंत्री गणेश जोशी का पुतला। उत्तरकाशी माघ मेले के बाद रामलीला मैदान बुरे हाल हो गए। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ। नैनीताल में आरपाटा हिल में एक निजी होटल के सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार। कुत्तों के झुंड से बचने के लिए होटल में घुसा गुलदार। हल्द्वानी में कुछ दोस्तों में किसी बात को लेकर फायरिंग हुई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पौड़ी में लैंडस्लाइड जोन से मंडरा रखा था। लैंडस्लाइड जोन में लगातार दरक रही पत्थर और मिट्टी। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। बजट की एक बात आपको आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जो सीधा आपकी जेब से जुड़ी। सालाना कमाई के अनुसार भी कर की दरों में बदलाव किया गया है। हालांकि यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में किया गया, यानी जो लोग नई टैक्स व्यवस्था को चुनेंगे उन्हें छूट मिलेगी। दरअसल आयकर में छूट अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स की नई दरों के अनुसार 3 लाख सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 6 लाख सालाना कमाई पर 5% टैक्स देना होगा। वहीं 6 से 9 लाख कमाई पर 10% और 9 से 12 लाख तक 15%। 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... हालांकि 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, न तो कोई राहत दी थी, न ही कोई बोझ डाला गया था। अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख से ज्यादा आय पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, लेकिन अभी से ही मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का दांव चल दिया है। निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। आज अपना 5वां बजट पेश किया, जो 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग को 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़, गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़, रसायन व उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़, कृषि और रसायन कल्याण 1.25 लाख करोड़, संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़। इसके साथ ही कोरोना काल में गरीबों के लिए शुरू की गई अंत्योदय योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी जनवरी 2024 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इस पर सरकार के 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
साथ ही निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महिला सम्मान सेविंग स्कीम की घोषणा भी की है। Per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. कुल मिलाकर सरकार का मानना है कि देश के आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हुआ है, वहीं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का 9वां बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। तो मोदी सरकार के इस बजट में कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया गया, जिससे बाजार में कुछ चीजें सस्ती हो गई तो कुछ के दाम बढ़ गए। बजट में साइकिल को सस्ता किया गया तो मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया। बैटरी की कीमत घटने से इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा बैटरी की कीमत कम होने से मोबाइल फोन की कीमत कम होगी। बजट में एलईडी टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है। बजट 2023 में बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौती का फैसला है। वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13% कर दिया है। सरकार ने सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16% बढ़ाया है, जिससे महंगी हो जाएगी। शराब की कीमतों में उछाल होने वाला है। सोने से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। हीरा महंगा होने वाला है। प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वेलरी महंगी हो गई है। आयातित चांदी का सामान भी महंगा होने वाला है। एक्सरे मशीन भी महंगी होने वाली है। तो किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है। ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। बजट के दौरान गंभीर मुद्दों पर ऐलान के बीच कुछ मजेदार लम्हे भी आए। बजट भाषण के दौरान जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थी, इस दौरान उन्होंने ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह दिया। Replacing the old political. फिर क्या था, पूरा सदन ठहाकों से गूंज से भर गया। क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी दिल खोलकर हंसे। संसद में मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नरेंद्र सिंह तोमर को पूरा प्रसंग समझाया। फिर दोनों ने जमकर ठहाके लगाए। इस दौरान विपक्षी सांसद महुआ मोइत्रा, डिम्पल यादव, कनिमोझी, सुप्रिया सूले और ए राजा हंसते हुए नजर आए। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने तुरंत अपनी गलती समझते हुए अपनी स्पीच में सुधार किया और माफी मांगते हुए स्पीच से ओल्ड पॉलिटिकल की जगह ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स कहा और उसे हटाए जाने की बात कही। I know. Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles may be applicable, right? दरअसल सरकार ने बजट में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप पर जोर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रयोग पर भी जोर दिया गया है, जिसकी कीमत की कमी की गई है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन बैटरियों पर लगने वाले सीमा शुल्क में कटौती की गई है। बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि अमृतकाल का नहीं बल्कि मित्रकाल का बजट है। मोदी सरकार ने देश का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसे सरकार ने अमृतकाल का बजट बताया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट को निराशाजनक बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मित्रकाल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी पीएम को परवाह नहीं है। ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। भले ही मोदी सरकार ने इसे अमृतकाल का बजट बताया है, लेकिन विपक्ष इस बजट को निराशाजनक बता रहा है और दावा किया जा रहा है कि सरकार बिना विजन के काम कर रही है। न तो बेरोजगारी को लेकर कोई प्लान है, न ही महंगाई पर कोई बात हुई है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर कई सामान को सस्ता किया गया है। हालांकि कुछ सामान महंगे भी होने वाले हैं, लिहाजा इस बजट को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को विवादित बयान के मामले में बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसारी की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट सुनवाई पूरी होने के बाद 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें ट्रायल को रद्द किए जाने की मांग की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव 2022 में मऊ में रैली में विवादित बयान दिया। कहा था प्रदेश में उनकी सरकार आने पर अधिकारियों से हिसाब किताब किया जाएगा। इस बयान को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। इसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है
कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट से अपराध का खुलासा हो रहा है तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, सबूतों पर ट्रायल में विचार किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में अब्बास की जमानत याचिका खारिज की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद ये साफ हो गया है अब्बास अंसारी पर कानूनी शिकंजा और कसने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी पहले से ही जेल में है, अब और एक मुकदमे में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान? जोशीमठ में लोगों के विस्थापन का काम तेजी से चल रहा है। उद्यान विभाग की जमीन पर प्री फैब का निर्माण किया जा रहा है। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपदा प्रभावितों को बसाने के लिए ढांक गांव के पास काम चल रहा है। प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाए जा रहे हैं। बिजली की व्यवस्था के लिए यहाँ बिजली के पोल लगा दिए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दरार वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 151 भवन असुरक्षित जोन में है। वहीं पानी के रिसाव में भी कमी आई है। 251 परिवारों के 911 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिया गया है। पीपल कोटी में अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 20 भवनों के 491 कमरों को चयनित किया गया है, जिसमें 2205 लोगों को ठहराया जा सकेगा। अभी तक 677 प्रभावितों को 434.34 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है। आपदा प्रभावितों का लगातार हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। साथ ही सर्दी से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने गणेश जोशी को घेरना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए हैं। गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। दरअसल गणेश जोशी ने राहुल गांधी के श्रीनगर में तिरंगा फहराने को लेकर बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस का आरोप है गणेश जोशी ने गांधी परिवार के बारे में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। जिस प्रकार का उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है वो उन्हें शोभा नहीं देता। वो एक अच्छे मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, तो ये उनकी संकुचित मानसिकता व अप्रवक्ता को दर्शाता है। कांग्रेस गणेश जोशी के बयान की निंदा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे बयान नेताओं की मानसिकता दर्शाते हैं। जिस लाल चौक पर ये झंडा फहराया है उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, और धारा 370 नहीं हटी होती, माहौल इसके अनुकूल नहीं होता, क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक को झंडा फहराता? गणेश जोशी जी जो सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है उससे उनकी मानसिकता और उनके बौद्धिक स्तर का पता चलता है। कांग्रेस ने गणेश जोशी के बहाने पूरी भाजपा को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद शुरू हुआ विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है। ये लड़ाई अब शूद्र और मंदिरों तक पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर बीजेपी की ओर से अखिलेश पर चौतरफा हमला जारी है। इसी कड़ी में वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश नौटंकी बंद करें। नौटंकी करना बंद करें, वो इसलिए उनसे अपेक्षा करते हैं। मंदिर जो भक्ति भाव से आता है, हर भक्त के लिए मंदिर होता है, मंदिर में विराजित भगवान होते हैं, और वहाँ घटिया राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल 3 दिन पहले लखनऊ में अखिलेश ने बयान दिया था कि भाजपा उनको शूद्र मानती है। जब भी वो किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो भाजपा वालों को तकलीफ होती है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीति इतनी गर्म हुई कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। पोस्टर पर जय शूद्र समाज और जय संविधान भी लिखा गया था। वहीं रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर घमासान जारी है। भाजपा की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य पर चौतरफा हमला बोला जा रहा है। मानस पर अपमान का मुद्दा जल्लाद महाशैतान से शुरू होकर अब राक्षस तक पहुंच चुका है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रामचरितमानस विवाद पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना रावण और कंस से की और कहा कि हर दौर में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पैदा हुए हैं। हर युग में राक्षस होते हैं भैया। अब इस युग में भी कई राक्षस हमको दिख रहे हैं, और राक्षस हमेशा साधु संतों को टारगेट करते हैं। राक्षस हमेशा यज्ञ विध्वंस करते हैं, तो वही करने वाले कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी मानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो पार्टी की लुटिया डूबनी तय है। ऐसे सरकार रहेंगे तभी तो लुटिया डूबेगी समाजवादी पार्टी की। वैसे लोग डुबा रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं।
दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस और साधु संतों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। रामचरितमानस के अपने बयान पर स्वामी अभी तक कायम भी हैं, तो फिर सवाल है कि क्या कोई सियासी प्लान के तहत सपा के स्वामी ताबड़तोड़ बयानों की बरसात कर रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतरने लगा है। साधु संतों की मांग है कि स्वामी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारे लगाते हुए लता चौक तक पहुंचे और स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। संतों महंतों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मानस की गलत व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए उन्हें समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। सब लोगों ने मिल करके आज जो है ये संदेश दिया है। इसके बावजूद भी अगर उनको पार्टी से नहीं निकाला गया, अगर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, तो फिर हम लोग इसके लिए बड़ा कदम उठाएंगे। संकट मोचन सेना के अध्यक्ष संजय दास ने कहा कि जिन चौपाइयों का हवाला स्वामी प्रसाद दे रहे हैं, दरअसल वो लोगों को समझाने बुझाने के लिए कहा गया है, न कि किसी वर्ग या समाज को हीन दिखाने के लिए। वो सब समझाने के उद्देश्य से, समझाने के लिए, न कि जो है उसको इस तरह से जो है वो शूद्र गंवार ढोल उसमें फिट किया जाता है, तब जाके उसमें स्वर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो शब्द हम बोल रहे हैं मर्यादापूर्ण है या नहीं है। इधर प्रतापगढ़ में भी रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले नेताओं पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसूचित मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की जमकर पिटाई हुई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नेपाल से शालिग्राम देवशिला देर रात गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंची, जहां सुबह संत महंतों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके बाद अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। जय श्री राम के उद्घोष के बीच इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने और गोरखनाथ मंदिर में शालिग्राम देवशिला के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। गोरखनाथ मंदिर परिसर से शालिग्राम को अयोध्या धाम के लिए पूरे उल्लास के साथ रवाना किया गया। तो नेपाल से आया मूर्ति शिला, उसके बाद घूमते हुए आया यहाँ मंदिर में आया। अयोध्या जाएंगे यहाँ और मूर्ति बनेगा, राम सीता का मूर्ति बने जाएगा और उसकी खुशी हम सब। नेपाल से 26 जनवरी को शुरू हुई शिला यात्रा अयोध्या पहुंचकर संपन्न होगी। नेपाल की शालिग्रामी नदी से 2 विशाल शालिग्रामी पत्थर ट्रक के जरिए अयोध्या ले जाए जा रहे हैं। शिला यात्रा का नेतृत्व कर रहे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के मुताबिक ये बेहद भावुक पल था। जैसे घर से बेटी जाती है तो माँ का प्राण बाहर निकलने लगता है, वही दृश्य था। कई लोग इतने भावुक थे कि सीमा पार करते समय वो जब लौट रहा था तो मैं गाड़ी में पीछे चल रहा था, तो वो अपने को संभाल नहीं पा रहा था। ये दोनों देवशिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं, जिसे विशेषज्ञों की टीम ने काली गंडकी नदी से चुनकर निकाला है। देर रात तक दोनों देवशिलाएं अयोध्या धाम पहुंच जाएंगी, जिसके बाद इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट को पूरे विधि विधान के साथ सुपुर्द किया जाएगा। नेपाल की गंडकी नदी से निकली ये दोनों विशाल शिलाएं देर रात अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन शिलाओं को राम सेवकपुरम में रखा जाएगा। इन शिलाओं का राम सेवकपुरम में ही अयोध्या के संत पूजन कर उन्हें राम मंदिर के लिए भेंट करेंगे। इसके लिए अयोध्या के करीब 100 महंतों को आमंत्रित किया गया है। 2 फरवरी की सुबह राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगी पवित्र शिला की सुपुर्दगी, जिसके बाद साधु संत पवित्र शिला का पूजन करेंगे। शालिग्राम के भव्य स्वागत के बीच संतों का एक धड़ा इस देवशिला से मूर्ति बनाने के विरोध में है। संतों की माने तो अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी और हथौड़ी चली तो यह अच्छा नहीं माना जाएगा। आचार्य परमहंस ने इसके लिए अन्न तक त्याग देने की बात कही है। एक धर्माचार्य के नाते मैंने जैसा सुना कि उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी, मैं बहुत आहत हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अनर्थ न करें। उम्मीद है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर अगस्त 2003 में बनकर तैयार हो जाएगा। मकर संक्रांति 2024 में सूर्य के उत्तरायण होते ही रामलला अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।